अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे उस मुल्क की जिसके पास मिनरल रिसोर्सेज भी हैं, ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स भी हैं, फर्टाइल वैलीज भी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हैं और इसके अलावा रीजनल लोकेशन भी बहुत अच्छी है। लेकिन इस सब के बावजूद ये मुल्क मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का शिकार है और आज तक इसकी तरक्की में इसके अंदरूनी और बैरूनी मसाइल रुकावट बने हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क बनता है। अफगानिस्तान की पॉपुलेशन दुनिया की तेज तरीन ग्रोइंग पॉपुलेशन भी है। अफगानिस्तान वो मुल्क है जो कि मार्ज़ वजूद में आया था, बहुत सारी एम्पायर्स टूटी और उसके रिजल्ट में अफगानिस्तान की बर्थ हुई। यानी कि मुख्तलिफ एम्पायर्स के टूटने से अफगानिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। अफगानिस्तान के अमन में जो सबसे बड़ी मुश्किल हायल है वो है इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स और मुख्तलिफ ग्रुपिंग्स जो विद इन द कंट्री हैं पावर गेन्स के लिए। वो अफगानिस्तान को कभी भी एक पॉइंट या एक एजेंडा, इकोनॉमिक और सोशल सक्सेस के लिए एक एजेंडा पे इकट्ठा नहीं होने देती। एथनिसिटी और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी अफगानिस्तान में इसी वजह से ज़्यादा है क्योंकि ये मैंने अभी बताया आपको, मुख्तलिफ अम्पायर्स माजी में टूटी और उसके बाद अफगानिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। उस वजह से ये डाइवर्सिटी पाई जाती है अफगानिस्तान में। यही वजह है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अफगानिस्तान में कभी भी एक आसान काम नहीं रहा। काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशंस अफगानिस्तान में बने और फिर उसकी जगह नए कॉन्स्टिट्यूशंस ने ली। उसकी वजह यही थी कि मुख्तलिफ ग्रुप्स एथनिक और लिंग्विस्टिक बेस पे अपनी अपनी जगह बनाने में या अपने अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में कभी एक पॉइंट या एक एजेंडा पे इकट्ठे नहीं हुए। अब अफगानिस्तान उस लोकेशन पे है जो सेंट्रल एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री भी है और कम से कम 300 माइल्स के फासले पे अरेबियन सी से इसका जो करीब तरीन की कोस्ट है इसकी, यानी कि कोई भी मुल्क जो इसको कोस्ट देगा कम से कम 300 माइल्स के फासले पर है। अफगानिस्तान को हाईवे ऑफ कंक्वेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स अफगानिस्तान में अपनी किस्मत आजमाने आते रहे। अफगानिस्तान को सिल्क रोड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता था माजी में। हाईवे ऑफ कॉमर्स भी कहते थे इसको। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इसके शहर सिल्क रोड से वाबस्ती रखते थे। मुगल्स के टाइम में कंधार शहर जो अफगानिस्तान का है वो बड़ा एक, एक वेल्दियर टाउन था, अच्छा ट्रेड होता था उसका मुगल्स के साथ और बाकी रीजनल एम्पायर्स के साथ। क्योंकि मैंने बताया कि अफगानिस्तान के पास काफ़ी मिनरल्स भी मौजूद हैं, गोल्ड है, कॉपर के डिपॉजिट्स हैं,
मार्बल है, मुख्तलिफ किस्म के पत्थर हैं जो माजी में ट्रेड भी अफगानिस्तान करता रहा है। अफगानिस्तान के एग्रीकल्चर और एनर्जी नीड्स का मसला भी ये है कि इनका गवर्नेंस सिस्टम बहुत वीक है। अफगानिस्तान में गवर्नेंस इसलिए भी बहुत वीक है क्योंकि अफगानिस्तान की जो टोपोग्राफी है वो कभी अलाउ उसने नहीं किया रूलर्स को कि अब वो आराम से अच्छी गवर्नेंस कर सके। एक तो कॉन्फ्लिक्ट्स अपनी जगह, दूसरा टोपोग्राफी उसकी इस तरह की है कि अच्छी गवर्नेंस के लिए डेवोल्यूशन ऑफ पावर बहुत जरूरी है, और डेवोल्यूशन ऑफ पावर अफगानिस्तान में उस तरह से हुई नहीं कभी। इसलिए जो आपका केनाल का सिस्टम या इरिगेशन या डैम्स की बात हम कर लें या एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वो कभी हो नहीं पाया क्योंकि गवर्नेंस इफेक्टिव नहीं रही। और सेंट्रल या आप कह लें एक्सप्लॉयटेटिव नेचर की गवर्नमेंट्स रही, जिनका कंट्रोल ज़्यादा आप कह लें, जिसमें करप्शन इन्वॉल्व रही या नेपोटिज्म इन्वॉल्व रहा, तो गवर्नेंस उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकी जिस तरह से इसको करना चाहिए था। अफगानिस्तान के पास मिनरल रिसोर्सेज हैं, लोकेशन है, अच्छी फसलें हैं, पॉपुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट नहीं किया, वार टोन कंट्री है, बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स अफगानिस्तान के ऊपर हुए, कोई एक स्ट्रक्चर नहीं बन सका, एजुकेशन पे तवज्जो नहीं हो सकी, आपका इसकी लोकेशन से फायदा नहीं उठाया जा सका, अफगानिस्तान के लोग नहीं उठा सके इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। आप अफगानिस्तान के अंदर पॉवर्टी देखेंगे बहुत ज्यादा है। आजकल नौजवान नस्ल सिवाय कॉन्फ्लिक्ट के या उस वार की मेमोरीज के अलावा कुछ नहीं जानती, क्योंकि अमेरिकन इन्वेजन था या रशियन इन्वेजन था, तब से लेके अब तक कोई मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट में हुई नहीं। ट्रेड अफगानिस्तान कर नहीं सका क्योंकि गवर्नमेंट का सेटअप और वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का सेटअप होता है वो बना नहीं सके। गवर्नेंस बहुत पुअर रही इसी एथनिक और लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में वाजे तौर पे डिवीजन नहीं हो सकी सबके राइट्स की या सबके आप कह लें उसके गवर्नेंस मैकेनिज्म की। इसलिए अफगानिस्तान में लॉलेसनेस, पॉवर्टी, रीजनल आप कह लें इंसर्जेंसीज बहुत ज़्यादा है। जो जंगी हुई अफगानिस्तान में उसकी वजह से अफगानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है। अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। ह्यूमन अगर आप कैपेसिटी की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें, वो बहुत वीक है क्योंकि एजुकेशन और बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं हो सका। इकॉनमी बहुत वीक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक अफगानिस्तान फॉरेन एड पे डिपेंड करेगा, 2030 तक। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान को इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। अब अफगानिस्तान इन सब चैलेंजेस से कैसे छुटकारा हासिल कर सकता है? अफगानिस्तान के लिए सबसे पहले जरूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मुख्तलिफ फैक्शंस को ये बात एडमिट करनी पड़ेगी कि अगर वो फ्यूचर चाहते हैं अफगानिस्तान का, तो उनको पॉलिटिकली स्टेबल होना पड़ेगा, उनको एक कंसेंसस पे आना पड़ेगा, पावर डिवीजन का फार्मूला बनाना पड़ेगा ताकि उनकी गवर्नमेंट जो सी स्टेबल हो और उससे गवर्नेंस बेहतर हो। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पहली कंडीशन है जो कि अफगानिस्तान में पीस लाएगी, और वो स्टेबिलिटी लाएगी जिससे आप कह लें कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट होंगे। फिर अफगानिस्तान के पास जो बहुत अच्छा रिसोर्स है वो रीजनल इंटीग्रेशन कर सकता है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, उनसे रीजनल इंटीग्रेशन करें। और अफगानिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है तो उनको एक रास्ता प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान उस लोकेशन पे है कि ये चाइना के साथ कनेक्टिविटी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ कनेक्टिविटी, ईरान के साथ और पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी रखता है। तो अफगानिस्तान की लोकेशन इसको फायदा दे सकती है बहुत ज्यादा, इसकी इकोनॉमी में हेल्प कर सकती है अगर ये रीजनल इंटीग्रेशन करे। उसके लिए
अफगानिस्तान की गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होगी। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे बहुत काम करना पड़ेगा, लोगों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एजुकेशन लोगों को देनी पड़ेगी, पॉवर्टी रिडक्शन पे काम करना होगा, एक इंक्लूसिव सोसाइटी लानी पड़ेगी अफगानिस्तान वालों को, ह्यूमन राइट्स। उसके साथ साथ अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे, वो अचीवमेंट नहीं कर सकेंगे सोशल डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो कि अफगानिस्तान को रिक्वायर्ड है। तो अफगानिस्तान अपने कंडीशंस बदल सकता है, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों को और वहाँ के जो पॉलिटिकल और वो फैक्शंस हैं जो कि पावर गेन्स के लिए लड़ रहे हैं, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमें खुद को चेंज करना है। अफगानिस्तान को फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न इन्वेंशन से, ताकि वो उस लूप से बाहर आए, उस फेज से बाहर आए जो उसे उस तरक्की हासिल करने से रोकती है। अफगानिस्तान अपने चैलेंजेस को तब तक ओवरकम नहीं कर सकता जब तक अफगानिस्तान इस बात को एक्सेप्ट न करे कि इंटरनली वो स्ट्रांग होगा, तब जाके वो अपने चैलेंजेस को अच्छे तरीके से निभा सकेगा, अपने चैलेंज को डील कर सकेगा और दुनिया से अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर सकेगा। ये तब होगा जब इंटरनली अफगानिस्तान स्ट्रांग होगा, और इंटरनली अफगानिस्तान तब स्ट्रांग होगा जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो से हैं वो कम होंगे। अगर अभी भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अफगानिस्तान में कम ना होए, तो फिर रीजनल इंसर्जेंसीज सामने आएंगी और फर्दर अफगानिस्तान के डिक्लाइन का बायस बन सकती है। तो ये अफगानिस्तान के बारे में एक छोटी सारी वीडियो थी। अफगानिस्तान का फ्यूचर रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान जितना पीसफुल होगा, रीजन उतना पीसफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।